हेलो एवरीवन, मैं हूँ राग वर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राग इंस्टा क्लासेस पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उच्चावच के सारे सॉल्यूशन को। तो इससे पहले कि हम क्वेश्चन आंसर देखें, हम पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है हमारा उसके आंसर को देख लेते हैं। आपके बुक में क्वेश्चन दिया गया है और उसका आंसर कुछ इस टाइप से है। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, फिर शिवालिक, थर्ड का है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, फोर्थ का है 642 मीटर और पांचवा जो क्वेश्चन है हमारा उसका आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम सब्जेक्टिव पे आते हैं। सबसे पहले लघु उत्तर ये है, जो कि पहला क्वेश्चन है कि हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियों के नाम लिखें। तो आप यहाँ पे आंसर देखो कि हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियां निम्न हैं। पहला है हिमाद्री, सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को हिमाद्री कहते हैं। फिर दूसरा है मध्य हिमालय, यानी समांतर दक्षिण में स्थित श्रृंखला को मध्य हिमालय कहते हैं। और लास्ट है हमारा शिवालिक, जिसको हिमालय की सबसे दक्षिण श्रृंखला माना जाता है और इसे हम शिवालिक का नाम देते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड है काराकोरम में सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है। तो आप आंसर देखो कि काराकोरम में सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम माउंट गार्डविन आस्टीन है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि कौन सा तटीय मैदान अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है। तो आपको पता है कि 2 तटीय मैदान है, एक है पूर्वी तटीय मैदान, दूसरा पश्चिम तटीय मैदान। तो यहाँ पे आप आंसर देखो कि पूर्वी तटीय मैदान पश्चिम तटीय मैदान की अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है। इसकी चौड़ाई जो है वो 160 से लेके 350 किलोमीटर तक है। ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है कि तटीय मैदान में स्थित झीलों के नाम लिखे। तो आप यहाँ पे आंसर देखो कि यहाँ पे फिर वही बात है कि 2 तट है, तो हम दोनों तट के झील के नाम यहाँ पे देखेंगे। पहला जो पश्चिम तट है उसकी झीलों में नेम्बा नद और पूर्वी तटीय झीलों में चिटका, पुलिकट तथा कोलेरू प्रमुख हैं। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कि पश्चिम घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है। तो आंसर है कि पश्चिम घाट पर्वत का दूसरा नाम सह्याद्री पर्वत है। फिर हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है कि मध्य गंगा के मैदान की 4 विशेषताओं के नाम बताएं। तो आप देखो कि मध्य गंगा के मैदान की 4 विशेषताएं निम्न है। निम्न मतलब होता है कि आगे लिखा गया है। ठीक है, निम्नलिखित है, लिखा रहता है बुक में, हम इसको निम्न से भी समझ सकते हैं। तो फर्स्ट है कि इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर तथा चौड़ाई 140 से लेके 500 किलोमीटर तक है। फिर दूसरा है कि इस मैदान में पुरानी तलछट की परतें पाई जाती है, जिसे बांगर कहते हैं। फिर तीसरा है कि इस मैदान में जो नई तलछट भी पाई जाती है, जिसे खादर कहते हैं। अब देखो, खादर और जो बांगर है ना, वो मिट्टी का एक प्रकार है। ठीक है। जलोढ़ मृदा आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में। तो जलोढ़ मृदा को हम 2 भाग में बांटते हैं। जो पुरानी जलोढ़ होती है उसको बांगर कहते हैं, जो नई होती है उसको खादर बोलते हैं। तो ये सब मध्य गंगा के मैदान की विशेषता में भी शामिल है, क्योंकि ये यहाँ पे ये मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि ये तटीय इलाका होता है। गंगा नदी से जो मिट्टी बहा के लाई जाती है ना, उसे हम जलोढ़ मृदा कहते हैं और ये उसी के टाइप है, इसलिए हम यहाँ पे इसे देखेंगे। फोर्थ है कि ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर गंगा अपने मुहाने पर खाई बनाती है, जो संसार का सबसे बड़ा है। तो ये आपने देखा कि मध्य गंगा के मैदान की 4 विशेषताएं थी। 7th क्वेश्चन आप देखो कि हिमालय और यहाँ पे प्रायद्वीपीय होगा इस तरीके से। ठीक है। पर्वतों के 2 प्रमुख अंतर बताए। तो आप देखो दोनों प्रमुख अंतर बहुत ही सिंपल है कि हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के 2 प्रमुख अंतर निम्न है। पहला है कि हिमालय पर्वत प्रायद्वीपीय पठार से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचे हैं और दूसरा है कि ये हिमालय पर्वत प्रायद्वीपीय अपेक्षाकृत अधिक लंबे हैं। सॉरी, यहाँ पे ऊंचे नहीं, चौड़े होगा। ठीक है, एक जगह ऊंचे है और दूसरी जगह चौड़े हैं, ऐसे। ठीक है। तो ये दोनों विशेषता सिंपल से आपको याद हो जाएगा। फिर देखो जो लघु उत्तर ये है 8, यानी ये लास्ट है शायद हमारा, नहीं 9, बस 9 ही लघु उत्तर, ये फिर दीर्घ है। तो हमारा क्वेश्चन है कि खादर और बांगर किसे कहते हैं। मैंने अभी आपको ये बताया है। चलो एक बार हम इसे भी देख लेते हैं कि खादर नाम का छाड़ी भाग जो निचले मैदान है और जहाँ बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुंचकर नई मिट्टी की परत को जमा देता है, उसे खादर कहते हैं। ठीक है। और आप देखो कि जो बांगर है गंगा के मैदान में, जहाँ नदियाँ द्वारा पुरानी मिट्टी के ऊंचे मैदान बन गए हैं, जहाँ नदियों का जल नहीं पहुंच पाता, उसे बांगर कहते हैं। देखो आप सिंपल से समझो, नदी क्या करती है ना, अपने लहर के साथ कुछ मिट्टी बहा कर लाती है।
तो क्या होता है कि कहीं कहीं पे वो मिट्टी जम जाती है और वो क्षेत्र ऊंचा बन जाता है। और आपने ये तो देखा होगा कि जो ऊंचा क्षेत्र होता है, मान लो ये ऊंचा क्षेत्र, तो यहाँ पे नदी का पानी चढ़ के तो नहीं जाएगा, तो वो यहाँ से वापस लौट जाता है। और उस ऊंचे क्षेत्र में जो मिट्टी होता है वो पुरानी मिट्टी होती है, क्योंकि यहाँ पानी ऊपर तो नहीं जाएगा, तो इसे हम बांगर कहते हैं। और जो यहाँ का मिट्टी हो जाएगा, ठीक है, जो कि बिल्कुल प्लेन समतल में, नदी आएगी बहा के जाएगी और फिर ले जाएगी, तो यहाँ पे जो मिट्टी बच जाएगा, पानी तो वापस चला जाएगा, और जो मिट्टी बच जाता है वो नई मिट्टी होती है, जिसे हम लोग खादर कहते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है खादर मिट्टी। इसलिए आपने देखा होगा कि गंगा का जो भाग है, मैदानी भाग, वहाँ पे खेती बहुत अच्छे तरीके से होती है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी क्या होती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। 9th क्वेश्चन है हमारा कि पूर्वी घाट तथा पश्चिम घाट में अंतर बताएं। तो आप देखो कि पूर्वी घाट तथा पश्चिम घाट के अंतर निम्न है। पहला हम पूर्वी घाट के बारे में देखते हैं कि पूर्वी घाट या उत्तर में गंगा के मुहाने के दक्षिण के कन्याकुमारी तक फैला, यानी उत्तर से गंगा के मुहाने से लेकर दक्षिण के कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करें तो वो 160 से 350 किलोमीटर है। और यहाँ की जो नदियाँ होती है वो धीमी गति से बहती है, जिसके कारण मिट्टी का जमाव होता है। ये मतलब क्या होता है, पानी धीरे धीरे बहती है, जिस कारण क्या होता है, मिट्टी जमते जमते जाता है। तो ये थी पूर्वी घाट की विशेषता। अब हम अंतर बताना है, तो अब हम पश्चिम घाट को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आप देखो, यह उत्तर खंबात की खाड़ी से लेकर दक्षिण के कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक फैला हुआ है, ठीक है। ये भी देखो, ये गंगा के मुहाने से फैला हुआ था और ये खंबात की खाड़ी से लेके फैला हुआ है, लेकिन जा कहाँ रहा है, तो दोनों कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक ही फैला हुआ है। इसकी अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो वो 10.7 किलोमीटर है। और यहाँ की जो पानी होते हैं वो तीव्र गति से बहते हैं, यानी नदियों की जो पानी होती है, लहरें होती है, वो तीव्र गति से बहती है, जिसके कारण वहाँ पे मिट्टी का जमाव नहीं हो पाता है। तो ये थे दोनों घाटियों में अंतर। आपका लघु उत्तरीय यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और अब हम दीर्घ उत्तरीय देखेंगे। देखो, दीर्घ उत्तरीय का फर्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर के विशाल मैदान की विशेषताओं को लिखिए। जो उत्तर में विशाल मैदान है उसकी हमें विशेषताओं को लिखना है। तो आप आंसर यहाँ पे देखो कि उत्तर के मैदान के 4 उपभाग हैं। इसको हम 4 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला पंजाब का मैदान, दूसरा है राजस्थान का मैदान, फिर है गंगा का मैदान और चौथा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। और अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इन सारे मैदान के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले पंजाब का मैदान है, ये बार स्लाइड तो पहले पंजाब का मैदान है। तो आप यहाँ पे देखो कि पंजाब के मैदान सिंधु और इसकी सहायक नदियों के द्वारा बना भाग पश्चिम मैदान या पंजाब का मैदान कहलाता है, ठीक है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 130 से लेकर 300 मीटर तक है तथा सामान्य ढाल, यहाँ पे ढाल होगा, ठीक है, ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। ये हो गया। फिर राजस्थान का जो मैदान है, ये विशाल मैदान का दूसरा राजस्थान का मैदान है, जिसका विस्तार अरावली पर्वत के पश्चिम में है और यह मुख्यतः अर्ध शुष्क एवं शुष्क प्रदेश है। मतलब ये किस तरफ फैला हुआ है, तो वो अरावली पर्वत की तरफ फैला हुआ है, पश्चिम के तरफ। और यहाँ का जो अगर हम जलवायु की बात करें तो वो शुष्क है या फिर अर्ध शुष्क है, मतलब गर्म प्रदेश की तरफ ये फैला हुआ है। फिर अगर इधर हम बात करें मध्यवर्ती मैदान, जो कि तीसरा मैदान है, ये गंगा का मैदान का विस्तार यमुना नदी से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी पश्चिम तक है, ठीक है। एक बार मैं फिर से पढ़ देती हूँ, ये ऑरेंज था। मध्यवर्ती मैदान या गंगा का मैदान, इसका विस्तार यमुना नदी से लेकर पूर्व में बांग्लादेश और पश्चिम सीमा तक है, जिसकी प्रमुख नदियां गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा, सोन तथा पुनपुन आदि। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप आराम से आंसर लिख लेना, ठीक है। और फोर्थ हमारा जो है ब्रह्मपुत्र का मैदान, उसके बारे में है कि ब्रह्मपुत्र नदी इस मैदान के मध्य से गुजरता है। यह लगभग 650 किलोमीटर लंबा है। शिवालिक ढाल पर 816 मीटर की चौड़ी पट्टी के रूप में छोटे बड़े पत्थर जमा हो जाते हैं, जिसे हम भावर कहते हैं, ठीक है। अब भावर अगर पूछ लिए आपकी एग्जाम में कि भावर किसे कहते हैं, तो आपको समझ में आ गया भावर किसे कहते हैं। और यह कृषि के लिए आदर्श एवं उपजाऊ है। ये जो मिट्टी है ये कृषि के लिए क्या होती है, आदर्श एवं उपजाऊ होती है, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय आपको थोड़ा बड़ा ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो लॉन्ग वर्ड में आता है, ठीक है। ज़्यादातर उसमें वर्ड में आपको लिखना पड़ता है, 200 अबाउट बोलता है, लेकिन उतना आप
ये एक बार देख लोगे तो फिर आप खुद से ऐड भी कर सकते हो, या फिर अगर जो वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा, आप किसी और वर्ड में ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो आप वो वर्ड वहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो। तो वो आपको इसके लिए बुक पढ़ना होगा, चैप्टर को समझना होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन हमारा कि प्रायद्वीपीय पठार को विभाजित कर किसी एक की चर्चा विस्तार से करें। तो जो पठारी भाग है उसको भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं, पहला है मध्य उच्च भूमि और दूसरा है दक्कन का पठार। तो दक्कन के पठार के बारे में तो हमने बहुत पढ़ा है, तो हम इसी के बारे में विस्तार में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखो जो दक्कन का पठार है ना वो 5 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर में है, लावा से निर्मित है, जिसकी अधिकतम गहराई 2134 मीटर है। आप देख लो ये कितने बड़े एरिया में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, पश्चिम आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के कुछ भाग आते हैं। पश्चिम घाट पर्वत उत्तर के ताप्ती नदी के तट से प्रारंभ होकर कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक फैला है, जिसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। पूर्वी घाट पर्वत पूर्वी समुद्र तटीय मैदान के समानांतर महानदी की घाटी के दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है, जिसकी लंबाई यहाँ पे आप देखो 1800 होगा, ठीक है, 1800 किलोमीटर है। यह पश्चिम घाट पर्वत की अपेक्षा अधिक कटे छटे तथा पहाड़ियों के रूप में है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। ऐसे भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, उसके बाद फेयर में लिख लेना। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की विशेषताओं का वर्णन करें। और ये दीर्घ उत्तरीय का लास्ट में, यानी यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन देखो कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की हमें विशेषता के बारे में बताना है। तो यहाँ पे मैंने इसकी विशेषता लिख रखी कि हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तरी सीमा तक फैली हुई है, जो बनावट की दृष्टिकोण से वलित पर्वत है, ठीक है। यानी जो हिमालय का पर्वत है वो वलित पर्वत श्रृंखला में आता है। यह पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र के बीच करीब 2500 किलोमीटर में फैली है। इसका क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, यानी बहुत लंबा इसका एरिया है। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, ये विश्व की क्या है, सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, क्योंकि जो सबसे विश्व का ऊंचा चोटी जिसे हम कहते हैं वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि हिमालय में ही पड़ता है। तो इस कारण भी हम इसे कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्वी क्षेत्र तक फैली हुई घाटियों की सीमा के आधार पर विभाजित किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा हिमालय का जो एरिया है ना, आप देखो ये बहुत ही ज़्यादा दूरी में फैला हुआ है। तो आप यहाँ पे देख लो इसकी कि काली नदियों के बीच स्थित भाग को कुमायूं हिमालय काली तथा इसकी नदियाँ नेपाल हिमालय को एवं तिस्ता एवं बिहार देहांग नदियाँ असम हिमालय का सीमांकन करती है। यानी ये सब जो नदियाँ हैं ना वो सीमांकन कर रही है। इसका कुमायूं हिमालय का करती है, तिस्ता जो है वो नेपाल का करती है, और बिहार का देहांग नदियाँ क्या करती है, बाउंड्री बनाती है। और असम में भी ये नदियाँ क्या करती है, बाउंड्रीज बनाती है। इसमें पूर्वोत्तर की पटकोई, नागा, लुसाई एवं मणिपुर की पहाड़ियाँ शामिल है। इसमें जो पहाड़ियाँ हैं वो यहाँ उसके भी नाम लिखे गए हैं। तो ऐसे आप अपना फेयर कंप्लीट कर सकते हो। थैंक यू वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। आप इस तरह पढ़ते रहो। टेक केयर।